हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, जैसे इंटरफेरेंस था। ओके, लाइट वेरियस फिनोमिनन शो करता है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। वैसे ही एक फिनोमिनन है लाइट का, विच इज डिफ्रैक्शन। ओके, सो डिफ्रैक्शन यानी होता क्या है, डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन इसके ऊपर है, इसको समझ के लेंगे हम लोग। द बेंडिंग ऑफ लाइट around the sharp corners of an obstacle or slit and entering into the region of geometrical shadow is known as diffraction. ये definition है। क्या है definition? The bending of light around the sharp corners of the slit or obstacle and entering into the region of geometrical shadow। हाँ, geometrical shadow क्या होता है मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। ओके, क्लियर हुआ डेफिनेशन? डेफिनेशन को पहले ध्यान में रख लो, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तुमको क्लियर होते चलेगा मैं बोल क्या रहा हूं। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो डिफ्रैक्शन में याद रखना है वो ये है कि स्लिट एंड ऑब्स्टेकल बोला है अपन ने। स्लिट एंड ऑब्स्टेकल, ये हो गया स्लिट, एंड दिस इज नथिंग बट ऑब्स्टेकल, है ना। स्लिट यानी गड्ढा, इसके अंदर एक छोटा सा गड्ढा है स्लिट, और ये ऑब्स्टेकल है। इसका जो विड्थ है स्लिट का ये ए है, ये ऑब्स्टेकल का विड्थ भी ए लेंगे अपन हमेशा। ओके, ये हो गया स्लिट, ये हो गया ऑब्स्टेकल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्हीं वेव्स का, आई एम नॉट सेइंग लाइट, उन्हीं वेव्स का डिफ्रैक्शन, क्योंकि डिफ्रैक्शन ये कॉमन है, ये साउंड के साथ में भी होता है, साउंड वेव्स के साथ में भी होता है। जैसे लाइट के साथ में होता है वैसे साउंड के साथ में भी डिफ्रैक्शन होता है। याद रखना, उन्हीं वेव्स का डिफ्रैक्शन होगा जिनकी वेवलेंथ, जिन वेव्स की वेवलेंथ इसके कंपेरेबल रहेगी, स्लिट के विड्थ के जितना या ऑब्स्टेकल के विड्थ के कंपेरेबल रहेगी। यानी वेवलेंथ होनी चाहिए ए के ऑर्डर की, ए जितनी। ओके, अब लाइट में डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है। लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है? 10⁻⁻7 मीटर, है ना। ये ऑर्डर है लाइट के वेवलेंथ का। अब इतने साइज का ऑब्स्टेकल कैसे ढूंढना, या फिर स्लिट कैसे बनाना या देखना, है ना। ये विड्थ की स्लिट चाहिए या फिर ये विड्थ का ऑब्स्टेकल चाहिए, तभी जाके लाइट क्या करेगा? डिफ्रैक्शन शो करेगा। साउंड के केस में आसान है, साउंड की वेवलेंथ मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में होती है, सेंटीमीटर्स में वेवलेंथ होती है। तो वी कैन फाइंड दैट, यू कैन से ऑब्स्टेकल और स्लिट, है ना। हम लोग वो स्लिट और ऑब्स्टेकल देख सकते हैं, किसके लिए? साउंड के लिए। ठीक है, एनीवेज, तो स्लिट और ऑब्स्टेकल ध्यान में आया। पहला चीज इंपॉर्टेंट डिफ्रैक्शन में ये याद रखना है कि ऑब्स्टेकल का साइज या फिर स्लिट का साइज वेवलेंथ के कंपैरिजन में होना चाहिए उस वेव के, तभी तुमको डिफ्रैक्शन देखने मिलेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब डिफ्रैक्शन यानी है क्या एक्चुअली? अभी मैं तुमको समझाऊंगा रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो के बारे में। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट देख लो, है ना। ये अरेंजमेंट में ये स्क्रीन है, ये स्लिट है, ये ऑब्स्टेकल। ठीक है, सपोज ये लाइट रेज आ रही है, ठीक है। तुम अगर देखोगे तो ये रीजन में लाइट नहीं गिरेगा, तो इसको मैं बोलूंगा ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। ओके, कौन सा रीजन? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। और ये वाला यानी ज्योमेट्रिकल शैडो के ऊपर और नीचे, इसको मैं बोलूंगा ल्यूमिनस रीजन। ओके, ल्यूमिनस रीजन, क्योंकि वहां पे लाइट रहेगा। ठीक है, अब अपना डेफिनेशन क्या है? लाइट इज कमिंग एंड बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल और स्लिट एंड एंटर्स इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। ओके, तो लाइट क्या करेगा? अभी यहां पे लाइट ऐसा आएगा और यहां से ऐसा स्प्रेड हो जाएगा। ओके, इतना स्प्रेडिंग नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा? वो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में घुस गया, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में। एक्चुअली होना क्या चाहिए था? बस एक लाइट ऐसी जानी चाहिए थी, एक ही लाइट रे जानी चाहिए थी, लेकिन
ऑब्स्टेकल का, सॉरी ये जो स्लिट था वो इतना छोटा था, और लाइट की प्रॉपर्टी है वो बेंड कर जाता है, ये प्रॉपर्टी है, इसका कोई रीजन नहीं, ये फेनोमेनन है, ऑब्जर्व ही होता है कि लाइट क्या करता है, ऐसा सीधा जाने के बजाय ऐसा थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में घुस रहा है, इट इज गोइंग इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्रैक्शन। ठीक है, यहां पे क्या होना चाहिए था, ठीक है, इस केस में ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन रहेगा, ओके, और ये इल्यूमिनस रीजन रहेगा, ओके। अभी लाइट क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में घुसेगा, अब ये वाला लाइट जो रे रहेगा ना, ये ऐसा थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, वो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में घुसना चाहता है, ये वाली रे जो है ना, ये वाली रे जो सीधी ऐसी जा रही थी वो अब नीचे चली गई, और ऑब्जर्व हुआ कि ये वाली जो रे थी जो सीधी जा रही थी ये थोड़ी सी बेंड हो गई, ओके, क्योंकि ये रीजन हमारा ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन था ना, यहां पे ये रीजन ज्योमेट्रिकल शैडो था, तो दोनों केस में लाइट कर क्या रहा है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में जा रहा है, ओके। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं, ओके। क्लियर विद दिस, डिफ्रैक्शन यानी क्या, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और स्लिट एंड एंटरिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। क्लियर विद दिस? Now, coming on to next part. What are the types of diffraction? There are two types of diffraction. Fresnel diffraction, Fraunhofer diffraction. Okay, Fresnel, Fraunhofer. Okay. क्या definition है इनका? When either source, screen or both are at finite distance. ये बहुत जरूरी है. Source, screen या दोनों finite distance पे अगर है, तो in that case the diffraction observed is known as Fresnel diffraction. लेकिन finite distance from diffracting device, diffracting यानी ये diffracting device है ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ये diffracting device है, स्लिट और ऑब्स्टेकल, ये इनको बोलेंगे diffracting device, यानी ये डिफ्रैक्शन करा रहे लाइट का, है ना। इनसे अगर सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे है, एक तो सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे है, नहीं तो स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पे, नहीं तो दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो दैट डिफ्रैक्शन इज नोन एज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। ये क्या बोला है, व्हेन स्क्रीन एंड सोर्स बोथ आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम डिफ्रैक्टिंग डिवाइस, देन द डिफ्रैक्शन इज नोन एज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, पॉइंट यहां पे याद रखना है, सिंस फाइनाइट डिस्टेंस है, तो मैंने तुमको बताया है फाइनाइट डिस्टेंस पे जो वेव फ्रंट रहेगा वो एक तो स्पेरिकल रहेगा या फिर सिलेंड्रिकल रहेगा, ये हमको पता है। फाइनाइट डिस्टेंस पे किस तरीके का वेव फ्रंट मिलता है हमको, एक तो स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलता है, नहीं तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलता है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे किस प्रकार का वेव फ्रंट मिलता है हम लोगों को, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यू गेट प्लेन वेव फ्रंट, ओके। स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इन केस ऑफ विच डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, प्लेन वेव फ्रंट इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है और ज्यादा नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। ये दिख रहा है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का कंडीशन, एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं और यहां पे स्लिट है, स्लिट का जो विड्थ है वो ए दिया हुआ है, इसको बोलते हैं स्लिट विड्थ, ओके। वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, पहली स्लाइड में पढ़ा था ना, तो स्लिट विड्थ ए है, मैंने वहां लिख दिया। एक यहां पे कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों ने बीच में रखा, और यहां पे कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया है, सारे जो रेज आ रही थी पैरेलल उसको कॉन्वर्ज किया स्क्रीन के ऊपर। तो स्वाभाविक सा बात है, दिस पॉइंट वुड बी ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, ओके। और हम लोग इसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमम। क्या नाम देंगे हम लोग इसको, सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल ब्राइट बैंड था इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में उसका नाम हो गया सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर विद दिस, ओके। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सम रेज आर गोइंग टू बेंड, ठीक है, और ये बेंड होके
कहीं तो ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट पे जाके मिले. ओके, सम रेज आर गोइंग टू बेंड थ्रू सम एंगल, और ये एंगल रहेगा थीटा n. ओके, हम लोगों ने वैसी रे कंसिडर की जो थीटा n से बेंड होके इस कॉन्वेक्स लेंस पे गिरी. उसने उन्हीं रेज को कॉन्वर्ज किया पॉइंट P पे. अब पॉइंट P पे किस तरीके की इंटेंसिटी रहेगी या किस तरीके का पैटर्न बनेगा डिफ्रैक्शन का, ये हम लोगों को स्टडी करना है. ओके, लेट अस से पॉइंट O और पॉइंट P में डिस्टेंस है xn. कितना डिस्टेंस है? xn. और कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन. ओके, क्लियर विद दिस? नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना. ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है. सिर्फ ये रे पे डाल रहे हैं हम लोग. हाँ, ये रे पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम लोग. ठीक है, परपेंडिकुलर डाला हम लोगों ने इस पॉइंट बी से. ठीक है, परपेंडिकुलर डाला तो ये जो पाथ है, ये जो डिस्टेंस है, दैट इज नथिंग बट पाथ डिफरेंस. क्या है वो? पाथ डिफरेंस. और यहां से ट्राइंगल में अगर ये थीटा n है, ये तीनों थीटा n है, तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये भी थीटा n होना ही चाहिए. ज्योमेट्री के हिसाब से थीटा n होना ही चाहिए वो. तो इसीलिए हम लोगों को यहां से समझेगा कि पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू a sin theta n. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर. सारा खेल इसी पे, पाथ डिफरेंस पे. ठीक है, नाउ P पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसी रहेगी ये हमको देखना है. ओके, नाउ इमेजिन ये एक पूरा वेव फ्रंट है. ओके, पूरा एक वेव फ्रंट है. ये वेव फ्रंट आया और ऐसा बेंड होके P पे चला गया. अब हम क्या करेंगे, इस वेव फ्रंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. एक पार्ट है AC, एक पार्ट है BC. एक पार्ट क्या है? AC, एक पार्ट है BC. तो ये लाइन ध्यान से सुनना. एवरी वेव करस्पॉन्डिंग टू अपर हाफ, every wave in the upper half has corresponding wave in lower half separated by equal distance. I'll repeat, है ना. Every wave in upper half has corresponding wave in lower half सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस. यानी एक वेव यहां कंसीडर करोगे तो एक वेव लोअर हाफ में यहां मिलेगी, एक वेव यहां करोगे तो यहां मिलेगी, है ना. अब सपोज ये दोनों वेव्स में, है ना, ये एक वेव, इन दोनों में पाथ डिफरेंस लैम्बडा का है. कितने का है? लैम्बडा का. यू हैव अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्बडा, है ना. ये लैम्बडा पाथ डिफरेंस A से लेके B तक बना है. तो यानी इसका मतलब, ये ध्यान से समझना, इसका मतलब ये है कि A और C वाली वेव, A से जो एक वेव जा रही है और C से जो एक वेव फ्रंट जा रही है, सॉरी, A और C के जो वेव फ्रंट है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का हुआ? कितने का हुआ? लैम्बडा बाय 2. और C और D में कितना हुआ? सॉरी, C और B में कितना हुआ? C और B में कितना हुआ? लैम्बडा बाय 2. A और C में लैम्बडा बाय 2, C और B में लैम्बडा बाय 2. अब ये दोनों वेव जाके कहा, ये दोनों वेव जाके मिली. ये दोनों वेव ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया. ये दोनों वेव्स ने भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, क्योंकि पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2, दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस घुसा. समझ कर लेना इस चीज को. अगेन आई विल रिपीट. A और C जो वेव्स है, इनके बीच में लैम्बडा बाय 2 रहेगा. कब? जब A और B में अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा का है, तो A और C एंड C और B, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का होना चाहिए? लैम्बडा बाय 2 का होना चाहिए. समझ रहे हो?
और ये दोनों λ/2 अगर है दोनों के बीच में, तो ये वाली वेव भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन दोनों में भी वेव्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो द पॉइंट P विल बी द पोजीशन ऑफ मिनिमा, और मिनिमा को डिफ्रैक्शन में सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं. क्या कहते हैं? सेकेंडरी मिनिमा. क्यों कहते हैं हम लोग बाद में देखेंगे. हां ठीक है, इसको हटा देता हूं. क्लियर? मैक्सिमास इन डिफ्रैक्शन आर नोन एज सेकेंडरी मैक्सिमा. मैक्सिमास इन डिफ्रैक्शन आर नोन एज सेकेंडरी मैक्सिमा. ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या बना? ए साइन थीटा एन, जो कि पार्ट डिफरेंस है, अगर ये लैम्बडा है, अगर ये लैम्बडा है तो मिनिमा बनेगा, सेकेंडरी मिनिमा बनेगा. सेम वे में मैं समझा सकता हूं, सेम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं. 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. ओके, पूरे वेव फ्रंट को, जैसे पिछले बार 2 पार्ट में किया था, AC CB. अब 4 पार्ट में करेंगे. ये बीच में एक लाइन आ जाएगी, बीच में एक और वेव फ्रंट आ जाएगा, एक वेव फ्रंट इधर, एक वेव फ्रंट इधर. तो तब लेंगे 2 लैम्बडा. तो हर एक में कितना आएगा? अगर यहां से यहां 2 लैम्बडा है तो यहां से यहां λ/2, यहां से यहां λ/2, यहां से यहां λ/2, यहां से यहां λ/2. अगेन हर कोई क्या करेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी P पे इंटेंसिटी कैसी रहेगी? मिनिमम रहेगी. तो देयर विल बी कंडीशन ऑफ मिनिमा. तो याद रखो कंडीशन फॉर मिनिमा, इसको दूसरे कलर से लिखेंगे हम लोग, है ना? सॉरी, इसको दूसरे कलर से लिखेंगे हम लोग, अच्छे वाले कलर से. कंडीशन थोड़ा जाड़े इससे भी. A sin theta n is equal to plus minus n lambda. This is the condition of secondary minima. इसको याद करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. छाप लो दिमाग के अंदर. क्या? कि डिफ्रैक्शन में सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन होती है A sin theta n is equal to plus minus n lambda. ठीक है, सेम वे में, सेम आर्ग्यूमेंट्स में हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस जो है A sin थीटा n वो होना चाहिए प्लस माइनस ट्वाइस n प्लस 1 है. माइनस गलती से भी मत लिखना, +1 λ/2. ठीक है, इसके ऊपर सेम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं हम लोग, बट अगेन आई विल नॉट एक्सप्लेन. बस याद रख लो इसको, है ना? एक्सप्लेन कर सकते हो उसको, लेकिन let us just understand that thing, yeah, learn that thing, है ना? A sin theta n is equal to plus minus twice n plus 1 λ/2. So if I say you for first minima, what is your condition? A sin theta n is equal to plus minus lambda. n के जगह 1 रखूंगा फर्स्ट मिनिमा के लिए, और फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n के जगह 1 रखूंगा. तो कंडीशन क्या आएगा? A sin theta n that is equal to plus minus 3 λ/2. 3 λ/2, ये कंडीशन याद रखना. सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन. ठीक है, क्लियर विद दिस? कोई डाउट? ओके. अब सेकेंडरी मैक्सिमा क्यों बोलते हैं उसको? बिकॉज ये होता है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमम. इसकी जितनी इंटेंसिटी होती है उतनी ही इंटेंसिटी यहां पे नहीं होती है, क्योंकि यहां पे जो इंटरफेरेंस हो रहा है बहुत सारे प्रकार के वेव्स के साथ में हो रहा है. तो कुछ वेव्स डिस्ट्रक्टिव कर रही है, कुछ वेव कंस्ट्रक्टिव कर रही है मैक्सिमा के टाइम पे, है ना? ध्यान से. कुछ वेव्स इस वेव फ्रंट के कुछ हिस्से की वेव्स डिस्ट्रक्टिव करेंगी, कुछ हिस्से की वेव कंस्ट्रक्टिव करेगी. कुछ वेव्स डिस्ट्रक्टिव करेगी, कुछ वेव कंस्ट्रक्टिव करेगी. इसलिए परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा वहां पे, परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा. मतलब वहां पे रहेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विथ लिटिल लेस इंटेंसिटी. इसीलिए हम लोगों ने उसको बोला सेकेंडरी मैक्सिमा. ठीक है, समझ में आया सबको? क्लियर है यहां पे? अब यहां पे हमको क्या क्या याद रखना है? ठीक है, नाउ फॉर फर्स्ट मिनिमा A sin theta n is equal to plus minus lambda. For second minima, A sin theta n
इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लैम्बडा। ओके, यहां पे फॉर फर्स्ट मैक्सिमा a sin theta n is equal to plus minus 3 lambda by 2. For secondary maxima, यहां पे secondary लिखना है, secondary maxima a sin theta n is equal to plus minus 5 lambda by 2. ये सारी चीजें याद रहेगी, सिंपल था, कैलकुलेशंस थे, दैट्स इट। नाउ इफ थीटा एन इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ थीटा एन इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, तो इन दैट केस साइन थीटा एन इज नियरली इक्वल टू थीटा एन एंड टैन थीटा एन इज नियरली इक्वल टू थीटा एन। पता है हम लोगों को, है ना, ट्रिग्नोमेट्री है ये, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल डू, विल स्टार्ट राइटिंग द कंडीशन, है ना। साइन थीटा एन, अब यहां पे क्या रहेगा, ये क्या बन जाएगा, a इंटू थीटा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्बडा, देयरफॉर थीटा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्बडा बाई ए। इसके लिए क्या आएगा, a इंटू थीटा एन is equal to plus minus twice n plus 1 lambda by 2. तो therefore theta n is equal to plus minus twice n plus 1 lambda by twice a. Okay. थीटा n को हम लोग बोलेंगे एंगुलर पोजीशन। क्या बोलेंगे, एंगुलर पोजीशन। दिस थीटा n is also एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। ओके, कितने एंगल पे दूर है सेंट्रल मैक्सिमा से, मतलब क्या, इफ समवन सेज यू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट, सॉरी व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, तो तुम क्या बोलोगे, थीटा 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्बडा बाई ए, तुमने n1 रखा। व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमम, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम इन डिफ्रैक्शन, तो तुम क्या बोलोगे, थीटा 3 is equal to plus minus 7 lambda by 2a, 7 lambda by 2a, क्योंकि थर्ड मैक्सिमम, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम बोला, यहां पे बोला फिफ्थ सेकेंडरी मिनिमम, थीटा 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 लैम्बडा बाई ए, ठीक है। तो ये मैंने बात किया किसके लिए, एंगुलर पोजीशन, ये किसके लिए था, एंगुलर पोजीशन के लिए था इक्वेशन। अब लीनियर पोजीशन का इक्वेशन निकालना है। लीनियर पोजीशन के इक्वेशन के लिए हम लोगों को ये डायग्राम समझना पड़ेगा, ठीक है। ये C है, ये O है, ये P है, ये ट्राइंगल देखो, अप्रोक्सीमेट ट्राइंगल, अभी इसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर करना तुम यहां, दिस इज एज गुड एज स्ट्रेट लाइन, ओके, एज गुड एज स्ट्रेट लाइन, COP, ओके, यहां लिखता हूं ट्राइंगल COP, ठीक है। व्हाट इज टैन थीटा एन, अपोजिट एक्सन अपॉन एडजेसेंट, ये हो गया एडजेसेंट, है ना, CO लेकिन कितना है, D, ओके। टैन थीटा एन इज इक्वल टू एक्सन अपॉन डी, बट सिंस थीटा एन इज वेरी वेरी स्मॉल, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो दैट मीन्स tan theta n is nearly equal to theta n, that is xn upon d. tan theta n की जगह theta n लिखेंगे, बस अब यही कंडीशन हम लोगों को भरना है यहाँ पे, है ना। theta n की जगह लिखूंगा xn upon d is equal to plus minus n lambda by a, which implies xn is equal to plus minus n lambda capital D by small a. This is the linear position ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा। सेम अगर हम लोगों ने यहां पे रखा थीटा एन के जगह एक्स एन बाई डी इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस एन प्लस 1 लैम्बडा बाई ट्वाइस ए, देयरफॉर एक्स एन इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस एन प्लस 1 लैम्बडा कैपिटल डी बाई ट्वाइस ए।
दिस इज द पोजिशन फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा, लीनियर पोजिशन, लीनियर पोजिशन। समझ में आया सभी को लीनियर पोजिशन की चीजें? ओके, तो क्लियर हुआ सबको? ये हो गया लीनियर पोजिशन के बारे में। ओके, नाउ इफ लेंस इज केप्ट वेरी नियर टू द स्लिट, अगला केस स्पेशल केस है। ओके, इफ लेंस इज केप्ट वेरी नियर टू द स्लिट, इन दैट केस इफ लेंस इज केप्ट वेरी नियर टू द स्लिट, यानी क्या हो जाएगा? यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं, देखो ये स्लिट है ना, लेंस रखा है तुमने, ठीक है, ऐसा, ये डिस्टेंस d है लेकिन ये डिस्टेंस f है, फोकल लेंथ, जहां पे रेस कॉन्वर्ज होती है वो फोकस होता है ना, तो फोकल लेंथ होगा ना ये डिस्टेंस f, तो यहां पे d इज नियरली इक्वल टू f, तो जहां पे भी d आएगा वहां पे f रख दो, यानी यहां पे xn का इक्वेशन चेंज हो जाएगा लीनियर पोजीशन का। इस केस में फॉर मिनिमा थीटा n इज इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्बडा बाई a, ये तो पक्का है, उसमें d नहीं आया, d किस में आया? xn में, और xn इज इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्बडा स्मॉल f बाई a, ठीक है। नाउ फॉर मैक्सिमा थीटा n उतना ही रहेगा, प्लस माइनस ट्वाइस n प्लस 1 लैम्बडा बाई ट्वाइस a, एंड xn इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस n प्लस 1 लैम्बडा f बाई ट्वाइस a। ये हो गया हमारे स्पेशल केस, ठीक है। नाउ इसका पैटर्न कैसा रहेगा? पैटर्न अगर देखा जाए तो बीच में आएगा सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, फिर यहां पे कुछ दूरी पे यहां पे आएगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। कितने लीनियर दूरी पे, लीनियर डिस्टेंस कितना आएगा इसका? लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए, लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए, ये माइनस आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं लिखते हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए माइनस लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए। फिर यहां पे आएगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, और यहां पे आएगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, दोनों साइड आएगा। कितने पे आएगा? 3 लैम्बडा कैपिटल डी बाई ट्वाइस है, यह आएगा माइनस 3 लैम्बडा कैपिटल डी बाई ट्वाइस है, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां से लेके यहां तक है, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं, यहां से लेके यहां तक। तो तुमको अगर पूछा व्हाट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो तुम्हारे पास में दो आएगी, पहली आएगी लीनियर विड्थ और दूसरी आएगी एंगुलर विड्थ। ओके, लीनियर विड्थ कितनी आएंगी? ये लैम्बडा डी बाई ए, ये लैम्बडा माइनस लैम्बडा डी बाई ए, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए, ये आ गई लीनियर विड्थ। और एंगुलर में देखो डी नहीं होता है, डी नहीं है, देखो डी नहीं है, डी हटा दो इसमें से, तो एंगुलर विड्थ कितनी हो गई इसकी? 2 लैम्बडा बाई ए, ये हो गई एंगुलर विड्थ। लीनियर विड्थ, एंगुलर विड्थ। तो इतनी बातें सब ध्यान में रखो, किसके बारे में? किसके बारे में? डिफ्रैक्शन, फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन। ओके, इंटेंसिटी कर्व। ओके, इट वाज फाउंड दैट, क्योंकि सिंस अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैक्सिमा इक्वल इंटेंसिटीज के नहीं है। इंटरफेरेंस में हर मैक्सिमा इक्वल इंटेंसिटी का था, इंटरफेरेंस में, लेकिन डिफ्रैक्शन में हर मैक्सिमा इक्वल इंटेंसिटी का नहीं होता है, और इंटेंसिटी इनफैक्ट डिक्रीज होती जाती है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी बीच में होती है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल मैक्सिमा।
ठीक है, ये लैम्बडा बाय ए माइनस लैम्बडा बाय ए एंगुलर पोजिशन, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ओके, ये 3 लैम्बडा बाय 2a, ये माइनस 3 लैम्बडा बाय 2a, ये क्या हो गया हमारे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो यहां पे इंटेंसिटी सपोज आई नॉट है, सेंट्रल मैक्सिमा की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, और वो कितनी है आई नॉट। तो इन जनरल इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद करना पड़ेगा। आई इंटेंसिटी ऑफ एनी मैक्सिमा, आई ऑफ nth मैक्सिमा, इंटेंसिटी हमेशा मैक्सिमा की निकलते हैं, याद रखना, फॉर मैक्सिमा ओनली। For nth maxima, intensity is 2 upon twice n plus 1 pi whole square I naught, where I naught is the intensity of central maxima. अब अगर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना है तो I1 is equal to 4 by 9 pi square I naught आएगा, यहां पे n is equal to 1 डालेंगे, which becomes I naught by 22, ये I naught by 122. फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा I2 n की जगह 2 डालेंगे तो आएगा 4 अपॉन 25 पाई स्क्वायर आई नॉट, तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आई नॉट बाय 61, तो ये आएगा सेकेंडरी मिनिमा की इंटेंसिटी। तो ये थे इंटेंसिटी कर्व के बारे में कॉन्सेप्ट्स। तो ये कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से याद रखो, खास करके फॉर्मूला याद रखो और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न याद रखो। ओके, क्लियर विद दिस? सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन, दैट्स इट।